فرمس चिल्लाया, अंतोनिया, अंतोनिया, खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ। लड़की ने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन शामी ने अचानक बाएं हाथ से इसके बाल पकड़ दिए। एक औरत जो सूरत से इस लड़की की माँ मालूम होती थी, चीखें मारती आगे बढ़ी और आस पास जमा होने वाले लोगों को मदद के लिए पुकारने लगी। शामी दोबारा अपनी तलवार फर्नेस की गर्दन पर रखते हुए चिल्लाया, अगर इस औरत ने अपनी ज़ुबान बंद न की तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। औरत खामोश होगी। अचानक आसिम, जिसके लिए ये खेल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था, तलवार सोंधकर शामी के करीब पहुंचा और बोला, मैंने आज तक इतना बुज़दिल आदमी नहीं देखा। शामी ने मुड़कर आसिम की तरफ देखा और कहा, अगर ये बुज़दिल न होता तो मैं पहले ही वार में इसकी गर्दन उड़ा देता। आसिम ने कहा, बुज़दिल ये नहीं तुम हो। शामी को अपने कानों पे एतबार न आया। इसने कहा, तुम मुझे बुज़दिल कह रहे हो? ये जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम एक वहशी हो, जिसे एक नहत्ते मर्द और बेबस औरत पे हाथ उठाते शर्म नहीं आती। शामी ने गज़बनाक होकर लड़की को एक तरफ धकेल दिया और फिर आसिम पे दर पे कई वार किए। आसिम इसके वार तलवार पे रोकता चंद कदम पीछे हटा और जब इसने जवाबी हमला किया तो शामी का जोशो खरोश परेशानी और इज़्तिराब में तब्दील होने लगा। तमाशाई जो कुछ देर पहले दम बहुत खड़े थे, अब दादे तहसीन के नारे बुलंद करने लगे। शामी के गुलाम ने अपने आका को पीछे हटता देखकर आसिम पे अकब से वार करने की कोशिश की, लेकिन इबाद ने भागकर इसके गर्दन पे मुक्का मारा तो वो वहीं गिर गया। इबाद ने इसके हाथ से तलवार खींच दी और एक पांव इसकी गर्दन पे रखते हुए कहा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम इत्मीनान से यहाँ लेटे रहो। थोड़ी देर बाद जब एक शामी एक थके हुए घोड़े की तरह हाँफ रहा था, 6 सवार सरपत घोड़े दौड़ाते सराय में दाखिल हुए और किसी तवक्कुफ के बगैर घोड़ों से कूद पड़े। फर्मिस भाग कर आगे बढ़ा और एक बारोब आदमी से, जो रूमी फौज का अहदेदार मालूम होता था, मुखातिब होकर कहा, आप जरा देर से तशरीफ लाए हैं। मुझे मालूम न था आपसे पहले मेरी हिफाजत के लिए यहाँ एक फरिश्ता पहुँच जाएगा, वरना मैं आपको तकलीफ न देता। अगर ये शरीफ अरब यहाँ न पहुँचता तो आप इस वक्त यहाँ मेरी लाश देखते। रूमी अफसर, जिसकी निगाहें सन में दाखिल होते ही आसिम और इसके हरीफ पे मस्कूर हो चुकी थी, कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ा, लेकिन लड़ाई का रंग देखकर इसने फौरी मुदाखलत की जरूरत महसूस न की और इसके हाथ का इशारा पाकर इसके साथी भी तमाशाइयों के साथ खड़े हो गए। आसिम ने पे पे हमलों से शामी को पीछे धकेलकर इस सतून से लगा दिया जहाँ कुछ देर पहले फर्मिस इंतहाई बेबसी और इज़्तिराब की हालत में किसी मौजज़े का इंतजार कर रहा था। आसिम ने इसके जिस्म के बजाय सिर्फ इसके लिबास को हदफ बनाने पे इक्तफा किया था। चुनाचा शामी की कीमती कुबा के जगह से चाक हो चुकी थी। थकावट और शराब के नशे से चूर हर आन इसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। आसिम ने अपनी तलवार की नोक से इसका इमामा एक तरफ फेंकते हुए कहा, शराब का नशा गीदड़ों को शेर नहीं बना सकता। अगर तुम चाहो तो तलवार फेंककर अपनी जान बचा सकते हो। आसिम के ये अल्फाज इसके हरीफ के लिए ताज़ियाना साबित हुए और वो अपनी रही सही कुव्वत बुलकार लाते हुए
इस पर जख्मी दरिंदे की तरह टूट पड़ा। लेकिन ये एक अंधे जोश का आखिरी मुजाहरा था। आसिम को चंद कदम पीछे हटाने के बाद शामी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चंद सानिये हवा में अंधाधुंध तलवार घुमाने के बाद उनके मुंह गिर पड़ा। रूमी अफसर जल्दी से आगे बढ़ा और आसिम का बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए कहा, नौजवान, तुमने एक शरीफ आदमी की मदद की है और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं जरा देर से पहुँचा हूँ और पूरा तमाशा नहीं देख सका। तुमने एक बदमस्त हाथी को पछाड़ा है। आसिम को कदरे परेशान देखकर फरमिस ने रूमी अफसर की तर्जुमानी कर दी। इसने सरियानी में जवाब दिया, ये सिर्फ शराब से मदहोश था और इसे पिछाड़ कर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। फरमिस ने कहा, तुम इसे नहीं जानते, लेकिन मैं इसके मुताबिक सब सुन चुका हूँ। तभी जल्दी में इस इलाके के सब कबाइल इसका लोहा मानते हैं। आसिम ने जवाब दिया, फिर मुझे इस बात का अफसोस होना चाहिए कि आज ये होश में नहीं था। रूमी अफसर ने सरियानी में कहा, तुम बहुत बहादुर हो और शरीफ भी। अगर पसंद करो तो तुम्हें हमारी फौज में इज्जत की जगह मिल सकती है। शुक्रिया, मैं अपने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं अरब से आया हूँ और मेरा घर यसरफ में है। रूमी ने कहा, मेरा नाम पतबीस है। अगर तुम यरूशलेम से गुजरते हुए मेरे पास क़याम करो तो मुझे खुशी होगी। शुक्रिया, लेकिन मैं वहाँ नहीं ठहर सकूंगा। मुझे बिला ताहीर अपने घर पहुँचना है। रूमी ने कहा, फरमिस मेरा दोस्त है, तुमने इसकी जान बचाई है। अब मुझे तुमसे पूछना है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। कब्रिस के दो मुसाफिरों में से एक ने रूमी से मुखातिब होकर कहा, जनाब, इसने हम सब की जान बचाई है। हम कब्रिस से आए हैं और ये बात हमारे वहम गुमान में भी न थी कि रूमी फौज ने इस तरह के वहशियों को इतनी आज़ादी दे रखी है। हमें ऐसा मालूम होता था जैसे एक दरिंदा पिंजरे से निकल आया हो। एक यहूदी ने फरियाद करते हुए कहा, जनाब, इसने एक मासूम लड़की पे हाथ उठाते हुए भी शर्म महसूस नहीं की। मुझे डर था ये शराब के नशे में हम सबको कत्ल कर डालेगा। मुसाफिरों ने बारी बारी शामी के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार किया, लेकिन इबाद, जिसने शामी के गिरते ही इसकी तलवार छीन ली थी, अब लोगों को रूमी अफसर से बातों में मुतवज्जो देखकर इसके नियाम और खंजर पर भी कब्जा कर चुका था। हबशी गुलाम खौफजदा होने के बावजूद ज्यादा देर अपने आका की बेबसी का तमाशा न देख सका और जब इबाद ने शामी की कुबा के अंदर हाथ डालकर सिक्कों से भरी थैली भी निकाल ली तो इसने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन इबाद ने एक ही झटके से अपना हाथ छुड़ाकर उठा और हबशी को धिक्का देकर चंद कदम पीछे कर दिया। इसके बाद हबशी को हिम्मत न हुई, ताहम इसने शोर मचाकर हाजिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। यह कौन है? रूमी अफसर ने बहम होकर पूछा। फरमिस ने जवाब दिया, जनाब, ये इस शामी का गुलाम है। हबशी ने रूमी अफसर की तरफ देखकर फरियाद की, जनाब, इसने मेरे आका की तलवार और खंजर छीन लिए हैं। जनाब, इसने मेरे आका की थैली भी निकाल ली है और मेरी तलवार भी छीन ली है। जनाब, मेरे आका होश में आते ही मेरी खाल उधेड़ देंगे। इनकी तलवार बहुत कीमती है। जनाब, रूमी ने जवाब दिया, तुम्हारे आका को यरूशलेम के कैदखाने में होश आएगा और हम इसे रिहा करने से पहले एतमाद कर लेंगे कि तुम इसके अताब से महफूज हो। अब अगर इसका घोड़ा मौजूद है तो इसे इस पर ला दो और हमारे साथ चलो। हबशी खामोश हो गया, लेकिन जब इबाद तलवार उठाकर न्याम में डालने लगा तो वो दोबारा चिल्ला उठा,
जनाब, मेरे आका होश में आते ही अपनी तलवार के बारे पूछेंगे। इनकी तलवार बहुत कीमती है, इसने मेरी तलवार भी कहीं छुपा दी है और मेरे आका की थैली और खंजर भी कहीं गायब कर दिए हैं। रूमी ने आगे बढ़कर इबाद के हाथ से तलवार ले ली। इसे नियाम से निकालकर इबाद से पूछा कि तुम कौन हो? इबाद की बजाय आसिम ने जवाब दिया, जनाब, ये मेरा गुलाम है और हमारे मुल्क में गुलाम अपने आका के मगलूब करदा की तलवार पर कब्जा करना अपना फर्ज समझते हैं और ये शामी चूंकि आपकी रैयत है, इसलिए इसके सामान के मुतालिक आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। रूमी ने मुस्कुराकर आसिम की तरफ देखा और तलवार म्यान में डालकर वापस देते हुए कहा, ये तलवार बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं एक बहादुर आदमी को इसकी फतह के इनाम से महरूम नहीं कर सकता। आसिम ने इबाद से कहा, इबाद, हमें सिर्फ तलवारों की जरूरत थी, थैली वापस कर दो। इबाद को तहज़्ज़ुब की हालत में देखकर फरमिस ने फौरी मुदाखलत की जरूरत महसूस की और रूमी अफसर से मुखातिब होकर कहा, जनाब, इनके दो खूबसूरत घोड़े मेरे अस्पताल में बंधे हुए हैं, इनके मुतालिक आपका क्या हुक्म है? रूमी अफसर ने मुस्कुरा कर कहा, घोड़ों का मालिक यहाँ बेहोश पड़ा है और इसके घोड़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी रूमी हुकूमत नहीं ले सकती। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मेरी आमद से पहले इस वहशी को कत्ल क्यों नहीं कर दिया गया, लेकिन आप मुतमईन रहें, आइंदा ये इस सराय का रुख नहीं करेगा। शामी के गुलाम ने कहा, जनाब, आपने ये हुक्म दिया था कि मैं अपने आका को घोड़े पर लाद कर आपके साथ चलूं। रूमी ने जवाब दिया, तुम्हारे आका के सर पे ठंडा पानी डालने की जरूरत है। जब इसे होश आ जाएगा तो इसे चलकर यरूशलेम के कैद खाने तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। एक यहूदी चिल्लाया, जनाब, वो अभी से होश में आ रहा है। तमाशाइयों की निगाहें अचानक शामी पे मजबूर हो गई। इसने करवट बदली, उठा और अपना सर हाथों में दबाकर बैठ गया। फरमिस का एक नौकर पानी का मटका उठा लाया और इस पर उंडेल दिया। शामी ने कोई मज़ाहमत ना की तो फरमिस के बाकी नौकर भी पानी के मटके ला कर इसके सर पर उंडेल रहे थे और तमाशाई कहके लगा रहे थे। फरमिस ने रूमी अफसर से कहा, जनाब, आप तशरीफ रखें, मैं आपके लिए बेहतरीन शराब मंगवाता हूँ। रूमी अफसर एक मेज के करीब बैठ गया। फरमिस ने आसिम की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, आप भी तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ। आसिम ने रूमी के करीब बैठते हुए कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये दो तलवारें मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन मैंने दूसरी तलवार नहीं देखी। वो तलवार मेरे गुलाम ने छुपा दी है। मैंने एक अरब को पहली बार लड़ते देखा है। यकीनन तुम्हारी फौज बहुत अच्छी होगी। जनाब, अरब में फौज नहीं होती। अरब में फौज नहीं होती तो वहाँ हुकूमत कैसे चलती है? वहाँ हुकूमत भी नहीं होती, वहाँ फौज भी नहीं होती, वहाँ हुकूमत भी नहीं होती, तो फिर वहाँ सुल्तनत का कारोबार कैसे चलता है? जनाब, अरब किसी सुल्तनत का नाम नहीं। तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारा कोई बादशाह नहीं होता? नहीं। रूमी ने सरापा हैरत बनकर सवाल किया, तो फिर वहाँ क्या होता है? वहाँ सिर्फ कबाइल या खानदान होते हैं। सुल्तनत, हुकूमत और फौज के बगैर कबाइल या खानदान कैसे जिंदा रह सकते हैं? मेरा मतलब है कि इनके दरमियान अमन कैसे कायम रह सकता है? जनाब, अमन का लफ्ज़ हमारे कानों के लिए अजनबी है। कुदरत ने सिर्फ हमें मरने और मारने के लिए पैदा किया है। अरब से बाहर मैंने एक सुल्तनत को दूसरी सुल्तनत से लड़ते देखा है, लेकिन वहाँ सिर्फ कबीलों के दरमियान जंगें होती हैं। अजम के बादशाहों की जंगें एक की फतह और दूसरे की शिकस्त पे ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन हमारी जंगें कभी ख़त्म नहीं होती।
कबीलों की जंग तो सिर्फ एक मजबूत हुकूमत ही खत्म कर सकती है, लेकिन हम किसी ऐसी हुकूमत का तसव्वुर नहीं कर सकते जो हमें लूट मार और कत्ल गारत से महरूम कर दे। लेकिन तुम मुझे एक कातिल या लुटेरे नजर नहीं आते। आसिम ने जवाब दिया, अगर मेरे खानदान में से किसी का कातिल यहाँ होता तो आपको मेरी सूरत मुख्तलिफ नजर आती। एक उम्र रसीदा यहूदी झिझकता हुआ आगे बढ़ा और इसने अदब से सलाम करने के बाद सवाल किया, जनाब, महाज़ जंग से कोई ताज़ा खबर आई है? पतवीस ने कहर आलूद निगाहों से यहूदी की तरफ देखते हुए कहा, तुम कैसी खबर सुनना चाहते हो? यहूदी ने बदहवास होकर कहा, जनाब, हम सिर्फ आपकी फतह की खुशखबरी सुनना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आर्मीना की सरजमीन ईरानी फौज का कब्रिस्तान साबित होगी। तदवीस ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैदान जंग की ताज़ा तरीन खबर ये है कि ईरानी फौज जिस इलाके में दाखिल होती है वहाँ के यहूदी इनके साथ शामिल हो जाते हैं। हमें अपने मुस्तकबिल के लिए कोई परेशानी नहीं, हमें अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन तुम लोगों को रोम और ईरान की जंग में दिलचस्पी लेने के बजाय ये सोचना चाहिए कि बैरूनी हमला आवरों से निपटने के बाद जब हम दाखिली दुश्मनों की तरफ तवज्जो देंगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। जनाब, अगर आर्मीना के यहूदी गुमराह हो चुके हैं तो वो अपने किए की सजा भुगतेंगे, लेकिन आप जैसे नेक दिल हाकिम को हमारी वफादारी पे शक नहीं करना चाहिए। शाम के तमाम यहूदियों की दुआएं आपके साथ हैं। यहूदी दोबारा अदब से सलाम करके उल्टे पांव पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद आसिम खाना खाने और रोमी अफसर शराब पीने में मशगूल था और फरमिस इनके करीब बैठा था। पतवीस ने शराब का एक जाम पीने के बाद मेज से सराही उठाई और जाम दोबारा भरते हुए आसिम से मुखातिब होकर कहा, शराब बहुत अच्छी है, अगर तुम चंद घूंट पी लेते तो थकावट दूर हो जाती। आसिम ने जवाब दिया, घर से निकलते वक्त मैंने अपने बाप और भाइयों की कब्र पे खड़े होकर ये कसम खाई थी कि मैं इनके कातलों से इंतकाम लिए बगैर शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अपने अहद पर कायम रहना चाहता हूँ। अपना फर्ज पूरा करने के बाद मैं अच्छी और बुरी शराब में तमीज नहीं करूँगा। आसिम और फरमिस से कुछ देर बातें करने के बाद तदवीस ने इनसे इजाजत ली और घोड़े पर सवार हो गया। 3 सिपाही जिन्हें इसने शामी रईस को यरूशलेम पहुंचाने का हुक्म दिया था सराय में रुक के, बाकी 2 इसके साथ चल दिए। ये 3 सिपाही तदवीस के जाते ही शराब पे टूट पड़े और देखते ही देखते उन्होंने सराही खाली कर दी। फरमिस ने एक और सिराही मंगवा कर इनके सामने रखते हुए कहा, ये अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे साथियों का हिस्सा भी इसमें शामिल है। थोड़ी देर बाद ये सिपाही अपनी कैदी को लेकर चल दिए, लेकिन आसिम को घोड़े की नालबंदी के इंतजार में रुकना पड़ा। और फिर जब इसने फरमिस से इजाजत चाही तो इसने कहा, देखिए, इतनी जल्दी ना कीजिए, आप रात यहीं क़याम करें, मैं अली सुबह आपको रवाना कर दूंगा। अगर आप मेरी खातिर यहाँ नहीं रुक सकते तो कम अज कम मेरी बीवी और बच्ची को तो शुक्रिया अदा करने का मौका दें। आसिम फरमिस की मुखलिसाना दावत रद्द न कर सका। गुरूब आफ्ताब के बाद यरूशलेम से गजा जाने वाले मुसाफिरों का एक काफिला आ पहुंचा। फरमिस आसिम को बालाई मंजिल के एक कमरे में ठहरा के खुद इनके साथ मसरूफ हो गया। ये कुशादा कमरा जो सिर्फ उमरा के लिए वक्त था, अजब के इन तकल्लुफ़ात से आरास्ता था जिनसे एक अरब की निगाहें ना आशना थीं। आसिम कुछ देर कालीन पर टहलने के बाद एक कुर्सी पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद इबाद हाँफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और बोला, अगर आप इजाजत दें तो वो 2 घोड़े फरोख्त हो सकते हैं। एक ताजर इनके बदले 2 तलवारें और रेशम की चंद
कपड़े देने को तैयार है। मैं इन गोरों को साथ ले जाना खतरनाक समझता हूँ। अगर यरूशलेम में इस शामी रईस के कबीले के किसी आदमी ने इन्हें पहचान लिया तो हम मुश्किल में फंस सकते हैं। सराय के मालिक का भी यही ख्याल है कि ये गोहरे यहीं बिक जाएं तो बेहतर है। आसिम ने कहा, आज कुदरत हमारे हाल पे बहुत मेहरबान है। मैं भी अभी इन गोरों के बारे में सोच रहा था। तुम जाओ और इन्हें बिला तवक्कुफ फरोख्त कर दो। लेकिन मैं तुम्हारी एक बात से बहुत खफा हूँ। तुम्हें मालूम है, अगर वो रूमी अफसर सराय के मालिक का दोस्त न होता तो आज तुम चोरी के जुर्म में पकड़े जाते। एक खतरनाक आदमी की तलवार छीन लेने को शायद रूमी भी इतना बुरा न समझते, लेकिन तुम्हें इसकी जेब खाली करते हुए भी शर्म महसूस न हुई? इबाद ने जवाब दिया, जनाब, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने देख लिया था, रूमी अफसर को इससे जरा भी हमदर्दी नहीं थी। जब आप इसकी कीमती कुबा को तलवार से निशाना बना रहे थे तो वो कह के लगा रहा था। फिर भी मैं ये जानता था कि सराय के अंदर जितने भी आदमी हैं वो हमारे तरफदार थे, और रूमी अफसर मेरी हरकत पर बिगड़ जाता तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा, मुझे माले गनीमत वापस करना पड़ता और मेरे सारे अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने मुझे शाबाश नहीं दी। आपने ये भी नहीं पूछा कि थैली के अंदर क्या है। अच्छा, अब बताओ। जनाब, थैली से 30 सोने के सिक्के और 52 चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं, और मेरे हाथ एक और चीज भी आ गई थी जिसका अब तक किसी को इल्म नहीं।